हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आपका ये 25 अप्रैल को जो पेपर है उसका बेटा सॉल्यूशन हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं और आपका पेपर अच्छा हो रहा होगा। और ख़ास बात ये है कि ये जो कंप्लीट सिलेबस का पेपर है इसी के अकॉर्डिंग बेटा आपका नीट में आएगा, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इसको डिस्कस करना है, ठीक है, ध्यान देना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द अर्लीस्ट नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन। जो नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था? ऑप्शन 1 है एक्सटर्नल कैरेक्टर ओनली, नहीं, नॉन साइंटिफिक की बात कर रहा है। सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था वो एक्सटर्नल कैरेक्टर यानी मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था, इंटरनल कैरेक्टर की बात ही नहीं थी। बोथ ए एंड बी ये भी गलत है। यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स विद रिस्पेक्ट टू फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। मतलब अगर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो खाना देने वाले प्लांट, खाने में भी अनाज वाले प्लांट्स, दाल वाले प्लांट्स, तेल वाले प्लांट्स, शेल्टर देने वाले प्लांट्स और क्लॉथिंग यानी कपड़े देने वाले। अब उसमें जानवर और प्लांट्स दोनों हो सकते हैं। तो अर्लीस्ट जो नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। आपका आंसर डी होगा, ठीक। भोजन, आवास और कपड़ों के संबंध में विभिन्न जीवों के उपयोग के आधार पर नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बेस्ड था। सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट वन। स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स possesses ट्रू वॉल्स। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, यानी आपके अवपंक कवक में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन जो उसके स्पोर होते हैं स्पोर में सेल वॉल पाई जाती है। तो पहली बात ये सही है। दूसरा है, पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। इन्होंने कहा जो यूग्लिनोइड में पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो हायर प्लांट से अलग होते हैं। यूग्लिनोइड्स के वर्णक उच्च पौधों में मौजूद वर्णकों से भिन्न होते हैं। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो यूग्लिनोइड में क्लोरोफिल ए पाया जाता है वही क्लोरोफिल ए हायर प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। द सेल वॉल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स हैज सिलिका। सिलिका मींस SiO2। बेटा सिलिका नहीं पाई जाती है डायनोफ्लैजिलेट्स में। डायनोफ्लैजिलेट्स में सेलुलोजिक प्लेट्स पाई जाती है। सिलिका की कवरिंग होती है किसमें? डायटम्स में। तो आपकी ये वाली बात भी गलत हो गई। ऑल प्रोटोजोअन्स आर ऑटोट्रॉफ, नहीं, सभी प्रोटोजोअन्स ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं। सभी प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक। तो ये वाली भी बात गलत है। तो आपका आंसर होगा ए, स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स possesses ट्रू वॉल, ठीक। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, ठीक। इसमें बेटा एगेरिकस, एगेरिकस क्या है? मशरूम है, ठीक। एगेरिकस क्या है? मशरूम। पक्सीनिया से क्या होता है? रस्ट फंजाई है गेहूं में, रस्ट डिजीज काज करता है पक्सीनिया ग्रैमिनेस टिटिसाई। एल्ब्यूगो, इसको हम सिस्टोपस भी कहते हैं, ये मस्टर्ड का पैरासाइट है। जो सरसों के पत्ती पर पीले पीले चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं वो इसी एल्ब्यूगो के कारण होते हैं। मोरल्स, मोरल्स आर एडिबल फंजाई। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 का डी। 1 का डी, इसमें बी में भी है और डी में भी है। 2 का बी, 2 का बी इसमें भी है, इसमें भी है। 3 का ए, 3 का ए इसमें है, इसमें नहीं है, यानी आपका आंसर डी सही होगा, ठीक। और 4 का सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा हैज मिड रिब। फ्यूकस में होता है बेटा। फ्यूकस ब्राउन एल्गी है और ये पत्ती टाइप का ऐसे ऐसे होता है। और इसमें एक मिड रिब पाई जाती है ऐसे, ये
पत्ती लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये मिड रिब जो है किसमें, फ्यूकस में पाई जाती है, फ्यूकस। आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, सही है। द स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग, सही है। तना आमतौर पर हरा होता है जब युवा होता है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्टोरेज ऑफ फूड, ये नहीं होता है। मेन फंक्शन स्टोरेज नहीं होता है। मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज तो जड़ें भी करती हैं, स्टोरेज फूड का स्टोरेज जड़ें भी करती हैं, फ्रूट भी करते हैं, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन नहीं होगा। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट। फोटोसिंथेट, ये तीनों चीजें, वाटर का, मिनरल का और फोटोसिंथेट का, तीनों का क्या करता है? कंडक्शन करता है जाइलम फ्लोएम के द्वारा। तो ये वाली बात सही है। लेकिन जो गलत क्या बताना है आपको, ये चीज ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। स्टेम का मेन फंक्शन है ब्रांचेस, बियर ब्रांचेस, लीव्स, ठीक है। तो स्टेम का मेन फंक्शन फूड का स्टोरेज नहीं है, मेन फंक्शन वो है जो अदर कोई ना करे, ठीक। रूट्स में क्या होता है? ब्रांचेस और लीव्स नहीं होती, रूट में लीव्स नहीं होती, तो इसका मेन फंक्शन क्या है? बियर, टू बियर द ब्रांचेस एंड लीव्स। तो स्टोरेज ऑफ फूड ये मेन फंक्शन नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर, प्ररोह प्रणाली में ट्राइकोम होते हैं, आमतौर पर बहुकोशिक होते हैं, सही है। ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं, मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। स्टिफ और सॉफ्ट हो सकते हैं, नरम या कठोर हो सकते हैं, यानी क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ट्राइकोम्स क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा 96 का डी। नेक्स्ट, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो ग्राउंड टिश्यू भरण ऊतक तंत्र में क्या क्या होता है? पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा ओनली, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा ओनली, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ओनली। इसमें बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों चीजें होती हैं। किसमें? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आपका आंसर डी हो जाएगा। जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या आता है? एपिडर्मिस, उससे रिलेटेड क्या? स्टोमेटा या रूट हेयर, ठीक। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़कर जितना पार्ट होता है, स्टेम हो, लीफ हो या रूट हो, सभी में वो किस में आ जाता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। तो इसमें हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक तीनों पाए जाएंगे। नेक्स्ट, हेट्रोसिस्ट इज द स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विथ। हेट्रोसिस्ट बेटा नॉस्टॉक और एनाबिना में पाई जाती है, और ये हेट्रोसिस्ट क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है, रेस्पिरेशन में नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। हेट्रोसिस्ट एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल सेल से थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन ना जा सके। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो यहाँ नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, और इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। दैट इज नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। नेक्स्ट, प्लाज्मिड्स आर, वायरस नहीं होते प्लाज्मिड, न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। जीवाणु के गुणसूत्र के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। आपका आंसर हो जाएगा सी। एसेंशियल बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, एसेंशियल बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल बेटा क्या होता है? जो उसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम, किस जगत के
फीड लाइक एनिमल्स, किस जगत के जीव जंतुओं की तरह भोजन करते हैं और पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट्स। मोनेरा नहीं, प्रोटिस्टा, देखो फोटोसिंथेसिस मोनेरा में होता है लेकिन एनिमल लाइक फीडिंग नहीं होती है। प्रोटिस्टा में बेटा क्या होता है, आपके यूग्लिनोइड है, यूग्लिनोइड। तो यूग्लिनोइड जो होते हैं लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जब लाइट नहीं मिलती है तब ये लोग क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफ की तरह काम करने लगते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को एनिमल की तरह खाते हैं। ठीक, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा, डी। माइकोटा सारे क्या होते हैं, फंगस, किंगडम फंजाई के सारे मेंबर हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इनकरेक्ट बताना है आपको। फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली ए पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, इन फर्मेंटेशन नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ये सही है, ये भी सही है। फर्मेंटेशन में यानी ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बनते हैं और ग्लाइकोलिसिस के बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, उसमें एटीपी नहीं बनता है, केवल ग्लाइकोलिसिस में बनता है। ठीक, लेकिन ओवरऑल हम क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन में 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। नेट गेन ऑफ 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये भी बात सही है। एक ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट है NAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू NADH प्लस H प्लस इन फर्मेंटेशन। ये बेटा गलत है और हमें गलत ही बताना है। फर्मेंटेशन में NADH प्लस H प्लस क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है NAD प्लस में, रिड्यूस नहीं होता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग हार्मोन प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर। खीरे में फीमेल फ्लावर को बढ़ावा देने वाला हार्मोन है ऑक्सिन। ठीक, आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज। मैड काउ डिजीज, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं, एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। मैड काउ डिजीज बेटा होती है किससे, प्रोटीन से। और कौन सी प्रोटीन, एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रियॉन। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या होते हैं, एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। इसी से क्या होते हैं, मैड काउ डिजीज। फ्री आरएनए विद प्रोटीन कोड नहीं, फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपी डोमिनेंस इज। बहुप्रभाविता के मामले में है क्या, जीन की एक स्वायत्त विशेषता नहीं, डोमिनेंट ऑटोनॉमस फीचर नहीं है जीन का। डोमिनेंस जो है ऑटोनॉमस फीचर नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन जीन प्रोडक्ट, सही है। डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप, ये भी सही है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, डी, बोथ बी एंड सी। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जैसे हम मटर के पौधे में स्टार्च ग्रेन साइज और कैपिटल बी जीन है स्टार्च ग्रेन के लिए, और ये स्मॉल बी है, स्मॉल स्टार्च ग्रेन बनता है। तो अगर यही जीन इसको हम क्रॉस कराएं तो इसके F1 में मियोसिस के बाद गैमीट बनेंगे, इसमें भी गैमीट बनेंगे, इसके F1 में बेटा कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अगर हम स्टार्च ग्रेन साइज की बात करेंगे, यहाँ पे लार्ज स्टार्च ग्रेन बनेगा, यहाँ पे स्मॉल स्टार्च ग्रेन बनेगा। मतलब लार्ज स्टार्च ग्रेन का मतलब ये होगा, मतलब मान लो ऐसा स्टार्च ग्रेन बन रहा है और यहाँ पे छोटा स्टार्च ग्रेन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ना तो लार्ज बन रहा है ना स्मॉल बन रहा है, ये इंटरमीडिएट साइज का बन रहा है, दोनों के बीच का। तो ऐसे ये क्या है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप दे रहा है। इंटरमीडिएट जीन एक ही है लेकिन एक जीन 2 कैरेक्टर दिखा रहा है। यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, ठीक है, स्टार्च ग्रेन के साइज में। लेकिन अगर हम सीड शेप की बात करेंगे तो कैपिटल बीबी जीन
इसका क्रॉसिंग होगी स्मॉल बी से, इसमें जो कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा, इसमें क्या होगा, ये मान लो राउंड है सीड और ये रिंकल्ड है, तो ये क्या होगा, राउंड ही बनेगा। यहाँ पे डोमिनेंस बन रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस हो रहा है। सीड सेप के केस में कंप्लीट डोमिनेंस हो रहा है, लेकिन स्टार्च ग्रेन साइज में इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन बन रहा है। एक ही जीन, यहाँ पे जीन प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। यहाँ पे स्टार्च ग्रेन का साइज छोटा हो जा रहा है, मतलब इंटरमीडिएट साइज का आ रहा है, यहाँ लार्ज है यहाँ स्मॉल है, दोनों जीन एक ही है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू हो रहा है और यहाँ पे डेविएशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जीन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट इंटरमीडिएट साइज का था, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप। अब यहाँ पे फिनोटाइप क्या राउंड दिखा रहा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज दिखा रहा है, ठीक। तो इसीलिए ये जीन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है प्लियोट्रॉपिक डोमिनेंस, और डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, which of the following statement is correct with respect to repressor protein in like operon? like operon में बेटा क्या होता है, ये आपका प्रमोटर है, किसका प्रमोटर है, आई जीन का। इसके बाद में फिर प्रमोटर है, ऑपरेटर है, जेड है, वाई है और ए है, ठीक। आई जीन क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, ठीक। आई जीन क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, और इसका एमआरएनए हमेशा बनता रहता है और इसकी प्रोटीन बनती रहती है, ठीक। अब ये प्रोटीन नॉर्मली जा करके इस ऑपरेटर पे बाइंड हो जाती है, ठीक, इस ऑपरेटर पे बाइंड हो जाती है, ठीक। अब इस ऑपरेटर पे जब बाइंड हो जाती है तो प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड हो पाता है, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, नो आरएनए, नो ट्रांसक्रिप्शन एंड नो प्रोटीन, नहीं बनता है। लेकिन जब इंड्यूसर आ जाता है, और इंड्यूसर का मतलब आपका लैक्टोज, ये लैक्टोज आके इससे बाइंड हो जाता है, तब ये यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाती है, और फिर प्रमोटर आ जाता है, इस पे आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड करता है, जब ये ऑपरेटर के ऊपर से हट जाती है, और फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाता है, ठीक। तो इसमें इन्होंने पहले ऑप्शन में दिया है, इट बाइंड्स टू द प्रमोटर रीजन ऑफ ओपेरॉन। ओपेरॉन के प्रमोटर रीजन पे नहीं बाइंड करता, ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करता है, तो ये वाली बात गलत हो गई। दूसरा है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर द रिप्रेसर इज एक्टिवेटेड। नहीं, जब ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ ये हमारा लैक्टोज बाइंड कर जाता है, तब ये इनएक्टिव हो जाती है, ठीक। लैक्टोज बाइंड करता है तो ये इनएक्टिव हो जाती है, इसलिए ये भी गलत। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आई जीन, ये बात सही है, आई जीन से सिंथेसाइज होती है कौन, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, केवीआईसी स्टैंड फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कम्युनिटी नहीं होगा, कम्युनिटी नहीं होगा, यहाँ खादी एंड विलेज इंक्वायर है, ये भी नहीं होगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स। मेनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व्ड टू बी होस्ट स्पेसिफिक। सही है, बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व, ये भी सही है। द लीवर फ्लूइड डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट। लीवर फ्लूइड दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, एक होता है पाइला ग्लोबोसा जिसको घोंगा बोलते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी होस्ट जो होता है शीप। ह्यूमन जो है एक्सीडेंटल होस्ट होता है लीवर फ्लूइड का, ठीक। तो ये तीनों सारी बातें सही है, आपका क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। मेनी पैरासाइट्स इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक। ज्यादातर पैरासाइट्स क्या है, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व, ये साथ साथ इवॉल्व होते हैं।
थर्ड वन इज द लीवर फ्लूइड डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, ठीक। और ऑप्शन आपका डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट, परागकण दर्शाता है नर युग्मक। नर युग्मक बेटा क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन के अंदर दो गैमीट होते हैं वो नर युग्मक होते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। नर युग्मकोद्भिद, लघु बीजाणुपर्ण नहीं है और लघु बीजाणुधानी भी नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू का मतलब होता है उत स्थाने, किसी पर्टिकुलर जगह से जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट है वहां से उठा करके अगर हम किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं, ठीक, जो आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया जाए, इन्वायरमेंट नेचुरल इन्वायरमेंट की तरह प्रोवाइड किया जाए बट आर्टिफिशियली, तो इसको हम कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जहां पे है या कम्युनिटी जहां पे है उसी जगह पे उसको क्या करना है, कंजर्व करना है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज उसमें ना हो। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को उठा करके हम दूसरी जगह पे लगते हैं तो उसको कहते हैं उत स्थाने। तो इसमें क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये बेटा इन सीटू कंजर्वेशन है। नेशनल पार्क, ये भी क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है, ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व भी इन सीटू कंजर्वेशन है। नेक्स्ट, ए स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, सही है। कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी लेस स्टेबल, ठीक, ये गलत है। देखो, वो कम्युनिटीज जहां पे ज्यादा स्पीसीज है वो क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। जहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होंगी वो कम्युनिटी ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये बात गलत हो गई। आपका स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ए सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल, ठीक, ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है बेटा, राउल्फिया ओमिटोरिया आपने पढ़ रखा है, उसमें क्या है, डिफरेंट प्लेसेस पे क्या है, अलग अलग रिसर्पिन जो वहां से निकलती है, लंग्स की दवाई होती है रिसर्पिन। रिसर्पिन जो निकलती है रावल्फिया ओमिटोरिया से डिफरेंट प्लेसेस से, उसकी गुणवत्ता और क्वांटिटी दोनों डिफरेंट होती है। और ये गुणवत्ता और क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि जेनेटिक डिफरेंस होता है। एक ही स्पीसीज के बीच में डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण क्या होता है, जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, ठीक। और उसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे मैंगो की बहुत सारी प्रजातियां, मतलब वैरायटी है, प्रजातियां नहीं कहेंगे, बहुत सारी वैरायटीज। चावल की बहुत सारी इंडिया में वैरायटीज हैं। तो ये वैरायटी जो होती है वो जेनेटिक डिफरेंसेस के कारण। नेक्स्ट है, बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आप किसी भी लेवल पर चले जाओ, हर लेवल पे क्या है, बायोमॉलिक्यूल से स्टार्ट करो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, इन सब में क्या है, डाइवर्सिटी है, ठीक। इसके बाद में सेलुलर लेवल पे चले जाओ तो सेलुलर डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी, हमारी बॉडी में बहुत तरह की सेल्स हैं। फिर टिश्यू लेवल पे चले जाओ तो टिश्यू में भी डिफरेंसेस, ऑर्गेनिज्म पे, फिर ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन में जाओ तो पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होंगी। पॉपुलेशन से मतलब पॉपुलेशन में एक ही स्पीसीज होगी अलग अलग इंडिविजुअल की। लेकिन अगर हम कम्युनिटी में चले जाएं डिफरेंट स्पीसीज होंगी। कम्युनिटी के बाद बायोम, तो हर लेवल पे क्या है, वैरायटी आपको मिलेगी, डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। तो ये भी बात सही है, बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, फ्रॉम मैक्रोमॉलिक्यूल टू बायोम, ठीक। तो आपके दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म ऑपरेट साइमल्टेनियसली। ये तीनों चीजें साथ साथ होती हैं।
ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर इन द सॉइल। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन दोनों क्या होते हैं, सॉइल में होते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, प्रेडेटर्स हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। प्रेडेटर्स मतलब बेटा जो परभक्षी होते हैं वो किसी भी कम्युनिटी में एक स्टेबल मतलब विविधता, प्रजातियों की विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। मान लो अगर डियर को लायन खाता है या वुल्फ खा लेता है, और अगर सपोज प्रेडेटर आपका लायन कम हो जाएंगे तो डियर की संख्या बढ़ जाएगी। डियर की संख्या बढ़ गई तो वो क्या है, वेजिटेशन को, घास को सारे को खा जाएंगे, और जब घास नहीं रह जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फिर अदर ऑर्गेनिज्म क्या है, पूरा कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। ठीक, तो इसीलिए प्रेडेटर्स क्या करते हैं, जो प्रे है उनका, उस प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक, और इस तरह से वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। नहीं तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो दूसरे को कम कर देगी, फिर एक जो सिस्टम है, इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है स्टेटमेंट। दूसरा है प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। मतलब जो प्रेडेटर्स होते हैं यानी प्रकृति में जो परभक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, विवेकशील होते हैं। विवेकशील होने का मतलब वो चतुर होते हैं। प्रूडेंट यानी कि वो ऐसा नहीं कि अपना जो शिकार है उनका उसको एकदम समाप्त कर दे, नहीं, वो एक समय सीमा के अंदर ग्रेजुअली उसको क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे को मार के खा लें। तो इसीलिए जो नेचर में प्रेडेटर्स होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं, विवेकशील होते हैं, विवेक से काम करते हैं कि हमारा आज के अलावा आगे का भी जीवन चलता रहे। ठीक, तो बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट, ऑर्किड्स शो ए बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न। ऑर्किड्स बेटा जो होते हैं उसमें एक बहुत तरह के जो फ्लावर होते हैं, बहुत तरह के कलर के वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं ऑर्किड्स में। तो वही इन्होंने कहा बिविल्डरिंग का मतलब है विस्मयकारी। विस्मयकारी मतलब बहुत आकर्षित करने वाला, थोड़ा सा अचंभे में डालने वाला। इस तरह के इसमें क्या होते हैं, पुष्प दिखाई पड़ते हैं ऑर्किड्स में। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, ऑर्किड्स शो ए बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न। सेकंड इज द ओफायरस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसेट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय स्पीसीज ऑफ बी। ओफायरस एक प्लांट है ऑर्किड का, ऑर्किड ग्रुप में। तो वो अपना क्या करता है, एक पेटल को फीमेल बी की तरह बना लेता है। फीमेल बी की तरह उसका कलर और शेप एंड साइज हो जाता है एक पेटल का। तो जो मेल बी होती है वो क्या करती है, अपना फीमेल पार्टनर जान के मेल बी क्या करते हैं, वहां पर परागण करवाते हैं, यानी पॉलिनेशन करवाते हैं। एक पेटल उनके फीमेल पार्टनर की तरह दिखता है तो क्या करते हैं, वो आभासी मैथुन का उपयोग करता है। ओफायरस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसेट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय स्पीसीज ऑफ बी। ओफायरस मधुमक्खी की एक प्रजाति द्वारा परागण करवाने के लिए आभासी मैथुन का उपयोग करता है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा गुणसूत्र संबंधी विकार नहीं है? डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्र संबंधी, क्लाइनेफेल्टर, हीमोफीलिया एंड टर्नर सिंड्रोम। तो हीमोफीलिया में बेटा क्या है, देखो ये गुणसूत्र संबंधी, ये गुणसूत्र संबंधी, ये भी गुणसूत्र संबंधी। ठीक, हीमोफीलिया क्या है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक, जीन से संबंधित है हीमोफीलिया। ठीक, जिसमें क्या हो जाता है, ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। इसमें हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट, which enzyme is used to remove oily stain from the laundry? ये बेटा लाइपेजेस होते हैं। ठीक, लाइपेजेस पेक्टिनेज जूस साफ करने के काम आते हैं। प्रोटीजेस प्रोटीन का वो करने के आते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज आपका ब्लड क्लॉट हटाता है। लाइपेजेस क्या करते हैं,
ये जो ऑयली स्ट्रेन होते हैं उनको रिमूव, तैलीय पदार्थों को हटाने के काम करते हैं। जिस डिटर्जेंट में जितने ज्यादा लाइपेजेस की मात्रा ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा अच्छा क्वालिटी का माना जाता है। नेक्स्ट, फाइंड आउट ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू बायो कंट्रोल एजेंट। देखो लेडी बर्ड बायो कंट्रोल एजेंट है, ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट है, बैक्लोवायरस भी बायो कंट्रोल एजेंट है, लेकिन राइजोबियम बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है। ऑड वन क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किसके साथ? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के साथ। नेक्स्ट वन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन कुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ स्पीसीज। बेनिफिशियल हो सकता है, डेट्रीमेंटल फॉर बोथ स्पीसीज। म्यूचुअलिज्म में दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। डेट्रीमेंटल फॉर बोथ स्पीसीज, डेट्रीमेंटल हो सकता है किसमें? कंपटीशन में। न्यूट्रल फॉर वन स्पीसीज, कॉमेंसलिज्म में। ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक। नेक्स्ट, विच वन इज ऑड विद रिस्पेक्ट टू कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या है? ऑर्चिड एंड मैंगो। ठीक, ऑर्चिड एंड मैंगो। सी एनीमोन एंड क्लाउनफिश, ये भी कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल है। सी एनीमोन एंड क्लाउनफिश, ये भी कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल है। बार्नाकिल विद वेल, ये भी कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल है। लेकिन फिग एंड वेस्प का जो है ये कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल नहीं है। ये किसका है? म्यूचुअलिज्म का। तो ऑड वन किसके लिए है? फिग एंड वेस्प, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, इसलिए क्या है? दिस इज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू कॉमेंसलिज्म। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स फाउंड इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट? मोर देन 40,000। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 40,000 से अधिक प्रजातियां क्या है? पाई जाती हैं। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट, प्रोटीन रिच लेयर इन यूग्लिनोइड्स इज नोन एज। जो प्रोटीन रिच लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? पेलिकिल कहते हैं। यूग्लिनोइड्स में पेलिकिल प्रोटीन की लेयर एक होती है, उसको पेलिकिल कहते हैं। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड? बेटा 100 सीड बनाने के लिए हमारे पास 100 एम्ब्रियो सैक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 100 एम्ब्रियो सैक। और 100 एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए, क्योंकि जो फीमेल एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं? एक ओयूल में एटलीस्ट एक एम्ब्रियो सैक बनना चाहिए। 100 एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होगी? 100 मियोसिस की। क्योंकि जब एक फीमेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं, एक मेगास्पोर मदर सेल से 100 मियोसिस होंगी। 100 मियोसिस के बाद हर एक मियोसिस में 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं, एक रिमेनिंग फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। उस फंक्शनल मेगास्पोर से क्या होता है? एक एम्ब्रियो बनता है। तो 100 फंक्शनल मेगास्पोर बनाने के लिए यहाँ पे 100 फंक्शनल मेगास्पोर बनाने के लिए क्या है? 100 फंक्शनल मेगास्पोर चाहिए। इससे 100 एम्ब्रियो सैक बनेंगे और 100 एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए 100 मियोसिस होनी चाहिए। अब बात बची बेटा, 100 मियोसिस हो गई, 100 एम्ब्रियो सैक बन गए। हर एम्ब्रियो सैक में एक क्या होगा? एग सेल होगी। और हमें 100 पॉलन ग्रेन चाहिए, और 100 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए हमें एट लीस्ट पॉलन मदर सेल से 25 पॉलन मदर सेल चाहिए। एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे, तो 25 पॉलन मदर सेल से कितने बनेंगे? 100 पॉलन ग्रेन। तो क्या होगा? 25 पॉलन मदर सेल होंगी। ठीक, और हर पर एक पॉलन मदर सेल में एक मियोसिस होगी। तो कितनी मियोसिस हो जाएंगे? 25 मियोसिस होंगी। कितने? 100 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए 25 में पॉलन मदर सेल, और हर एक पॉलन मदर सेल में एक मियोसिस, तो 25 मियोसिस हो जाएंगी। 25 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि एक मियोसिस से 4 क्या बनेंगे? पॉलन ग्रेन। तो क्या हो जाएंगे? 100 पॉलन ग्रेन हो जाएंगे। ठीक, 100 पॉलन ग्रेन 100 एम्ब्रियो सैक को क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। ठीक, तो इस तरह
हमें 100 प्लस 25 यानी 125 मियोसिस की जरूरत होगी 100 सीड बनाने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैमिली ऑफ मैंगो। मैंगो की कौन सी फैमिली है? एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी फैमिली का मेंबर है। पोएसी में गेहूं धान आते हैं। मसाइडी, सेपिनडेल्स इसका आर्डर है मैंगो का, और मसाइडी जो है फैमिली है मस्का डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई की। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा एनाकार्डियेसी यानी डी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 कॉलम 2। देखो स्फेगनम क्या है? पीट मास है। मार्केंसिया में जेमा कब बनते हैं? जेमी। जिलीडियम अगार अगार प्रोड्यूस करता है। क्लोरेला प्रोटीन रिच होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 का बी। 1 का बी सभी में है। 2 का सी, 2 का सी 2 में है। 3 का डी, 3 का डी यहाँ पर है। आपका आंसर डी हो जाएगा। 3 का डी और 4 का ए, आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स। देखो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स सबसे पहले क्या होता है? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, और जैसे काम खत्म हुआ क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए हम लोग सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन में काम खत्म। डिप्लोटीन में क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक, और पैकिटीन में क्या होता है? पैकिटीन में आपका जो क्रॉसिंग ओवर होती है पैकिटीन में होती है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिप्लोटीन। नेक्स्ट वन, विच आर द फॉलोइंग रिक्वायर्स फॉर केमियास्मोसिस। प्रोटॉन पंप की जरूरत होती है केमियास्मोसिस के लिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट की होती है जरूरत। ग्रेडियंट के कैसे पास होगा? एटीपी सिंथेज एंजाइम की जरूरत होती है, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक, केमियास्मोसिस के लिए सभी की जरूरत होती है। प्रोटॉन पंप, एटीपी सिंथेज और प्रोटॉन ग्रेडियंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद जेड स्कीम। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जेड स्कीम में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी होती है। सिंथेसिस ऑफ एनएडीपीएच होता है। ठीक, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थाइलाकोइड के अंदर एटीपी सिंथेसिस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, और एनएडीपीएच की सिंथेसिस होती है जब लास्ट में फेरोडॉक्सिन के पास जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी ATP molecules are formed when one molecule of pyruvic acid is completely oxidized। पायरुविक एसिड की बात की गई है, तो पायरुविक एसिड से बेटा पहले बनता है एसिटिल को एंजाइम ए, और एक इसमें क्या बन जाता है? NADH प्लस H प्लस बन जाता है। ठीक, NADH प्लस H प्लस यहाँ पे बनता है। और फिर क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? जब ये जाता है क्रेब्स साइकिल में, कौन? एसिटिल को एंजाइम ए, और यहाँ पे एक CO2 बाहर निकल जाएगी। ठीक, CO2 एक बाहर निकल जाएगी। क्रेब्स साइकिल में जब एसिटिल को एंजाइम में जाता है तो वहां पर 3 NADH और एक FAD प्लस एक GTP मॉलिक्यूल। ठीक, GTP इज इक्विवेलेंट टू ATP। तो 3 वहां पे, एक NADH यहाँ पे, कितने हो गए? 4, और एक NADH से कितने? 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। 4 3 जा 12 यानी 12 ATP, प्लस एक FADH2 से 2 ATP 14 हो गई, और एक GTP के थ्रू ATP बनती है तो 15। कितने हो गए? 15 ATP। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रूट इन स्टेम कटिंग। रूट इनिशिएशन का काम ऑक्सिन करता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। ठीक, अब इसमें क्या है? एथिलीन क्या है? गैसियस हार्मोन है। 3 का क्या है? सी। AB ऑक्सिन क्या है? इंडोल कंपाउंड है। ऑक्सिन क्या है? इंडोल कंपाउंड है। इंडोल रिंग होती है ऑक्सिन में। 1 का बी, 1 का बी
चारों में है। फिर 3 का C 2 में है। ठीक, अब बचा आपका ABA, और ABA क्या है? कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव। ठीक, जिब्रेलिक एसिड टर्पीन, ABA टर्पीन है, और इसका क्या कहते हैं, ABA बटा कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव है ABA। हाँ, 3 का C, 4 का D, 1 का B, 2 का A। ठीक, ये जिब्रेलिक एसिड जो होता है टर्पीन डेरिवेटिव होता है। तो 2 का A, 1 का B, 1 का B, 2 का A, 3 का C और 4 का D, ये वाला आपका C आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड आउट A एंड B विद रिस्पेक्ट टू लैक ओपेरॉन इन गिवन डायग्राम। देखो, ये प्रमोटर आइजीन, प्रमोटर ऑपरेटर ZYA। ठीक, अब इसमें क्या है, Z से क्या बनता, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से क्या बनता, परमिएज, और A से क्या बनता, ट्रांस एसिटाइलेज। A और B आपको बताना है। A होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक, B लैक्टोज होगा नहीं, B रिप्रेसर होगा नहीं, B ट्रांस एसिटाइलेज हो जाएगा, लेकिन A क्या है, लैक्टोज नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, D, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। नेक्स्ट, assertion rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus। सही बात है, केमिकल कंपोजिशन जो detritus का होगा उसी पे डिकम्पोजिशन कंट्रोल होता है। रीजन क्या है, डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। डिकम्पोजिशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन। अगर मान लो उसमें लिग्निन कंपाउंड है तो जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा, सेलुलोजिक कंपाउंड है जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। तो असर्शन क्या है, करेक्ट है। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ये भी बात सही है। ठीक, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ डिकम, इसमें अगर रीजन ये बताया होता कि किस कारण कंट्रोल होता है, केमिकल कंपोजिशन अगर बताया गया होता रीजन में, तो क्या हो जाता, ये इसको एक्सप्लेन करता। इसीलिए क्या है, दोनों सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द राइबोसोम एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन होता है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड का बनना राइबोसोम के अंदर जो 23S RNA बैक्टीरिया में होता है, 28S rRNA जो यूकैरियोट में होता है, वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यानी ये बात सही है। फिर इन्होंने रीजन दिया है, UTR अनट्रांसलेटेड रीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। नहीं, UTR ट्रांसक्रिप्शन के लिए नहीं, ट्रांसलेशन के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन तब भी क्या है, ये क्या गलत है, ये गलत है और असर्शन सही है, और इसका कारण तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, assertion thalassemia is an autosome linked recessive disease। थैलेसीमिया क्या है, ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, क्रोमोसोम पे ऑटोसोम क्रोमोसोम 16 पे है। थैलेसीमिया क्या है, ये एक ऐसी डिजीज है जो हमारे ग्लोबिन चेन जो बनती है उसकी मात्रा को कम कर देती है, अल्फा चेन को या बीटा चेन को या डेल्टा चेन को, अल्फा बीटा डेल्टा तीनों थैलेसीमिया होती है। इसमें जो हमारी चेन बनती है उसका अमाउंट कम हो जाता है। जब प्रोटीन का अमाउंट कम हो जाएगा तो आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है,
द डिफेक्ट इज काज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन ये बेटा होता है सिकल सेल एनीमिया में, जिसमें क्या हो जाता है, आरबीसी का आकार हंसिए की तरह हो जाता है, और ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। कौन सा? सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप बिगड़ जाता है, ठीक, लेकिन यहां पर क्वांटिटी कम हो जाती है ग्लोबिन चेन की, ठीक। तो थैलेसीमिया ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ये बात सही है, लेकिन इसका रीजन द डिफेक्ट इज काज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन ये किसमें होता है? सिकल सेल एनीमिया में। तो आपका आंसर होगा assertion is true but reason is false। आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द शीथ इनक्लोजिंग प्लूम्यूल एंड रेडिकल रिस्पेक्टिवली इन मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में जो प्लूम्यूल और रेडिकल को शीथ कवर करती है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो प्लूम्यूल को कवर करता है उसको कोलियोप्टाइल कहते हैं, कोलियोप्टाइल। और जो रेडिकल को कवर करता है उसको क्या कहते हैं? कोलियोराइजा, ठीक। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक। एक बीजपत्री में प्रांकुर और मूलांकुर को घेरने वाला आवरण क्रमशः है प्रांकुरचोल और मूलांकुरचोल, ठीक है बेटा। तो थैंक यू बेटा। और अब आपका 4 मई को एग्जाम है, इसलिए एकदम सीरियस होके अच्छे से पढ़ाई करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।